इमेजिन कीजिए कि किसी के शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं, मतलब अनगिनत निशान। हाँ। ऐसे निशान जो दर्द से लिटरली चीख रहे हैं। लेकिन वो इंसान ना एक ऐसे आलीशान घर में रहता है जहां हर दीवार सोने से मढ़ी है, और उस घर का कोई भी इंसान उन निशानों को देखना ही नहीं चाहता। हाँ, ये बहुत ही मतलब अक्सर जब हम किसी फिजिकल चोट की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सरे मशीन होती है ना, जो हड्डी की एक बारीक सी दरार को भी पकड़ लेती है। डॉक्टर बस स्क्रीन पर उंगली रखता है और बता देता है कि हाँ भाई, समस्या यहां है। बहुत सीधा सा हिसाब है। बिल्कुल। और ये इंसानी फितरत भी है ना, मतलब हमें हर उस चीज पर आसानी से यकीन हो जाता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। एग्जैक्टली। समाज ने और साइंस ने मिलकर एक ऐसा ढांचा बना दिया है जहां हम दर्द को तभी मानते हैं जब उसका कोई ठोस कोई फिजिकल प्रूफ हो। सही कहा। लेकिन जब कोई इंसान बहुत गहरे मानसिक आघात या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना, तो हमारी सारी मशीनें फेल हो जाती हैं। मन पर लगे घावों का कोई एक्सरे नहीं होता। कोई एक्सरे नहीं होता, बिल्कुल। और आज हमारी इस डीप डाइव का जो फोकस है ना, वो बिल्कुल यही अदृश्य दर्द है। हमारे पास आज जो सोर्स है वो आरोही नाम की एक बहुत ही यंग लड़की की कहानी है। और आज हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इस कहानी की घटनाओं को एक एक करके रिपीट करना नहीं है। राइट। हमारा मकसद है ये समझना कि जब एक इंसान के चारों तरफ से सेफ्टी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसका मन खुद को बचाने के लिए क्या क्या करता है। और ये बहुत जरूरी भी है समझना, है ना। आरोही के इस इमोशनल सफर के जरिए हम उस खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा शोर मचा रही होती है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि आरोही के मन के भीतर असल में चल क्या रहा था। हाँ, और मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी। इस कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक टिपिकल फैमिली ड्रामा नहीं है। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल पहलू में जाएं तो ये डर, बेबसी और सर्वाइवल की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस स्टडी है। सर्वाइवल की। एग्जैक्टली। ये दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग हमें उस वक्त भी जिंदा रखता है जब हमारी आत्मा लिटरली हार मान चुकी होती है। बाप रे, तो बहुत डीप है। तो कहानी की शुरुआत जिस पॉइंट से होती है ना, वो अपने आप में काफी अजीब है। हाँ। आरोही एक अनाथ लड़की है। उसके दादाजी अपने डेथ बेड पर अपने एक बहुत करीबी दोस्त रणधीर पांडे से आरोही की सेफ्टी का वादा लेते हैं। अब रणधीर जी एक बहुत बड़े और रसूखदार आदमी है। वो अपनी जिद में आकर आरोही की शादी अपने ही पोते विराट से करवा देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट बहुत ब्रूटल है। बहुत ब्रूटल। मतलब शादी की पहली ही रात विराट आरोही को साफ साफ कह देता है कि वो उसके लिए सिर्फ एक कागजी पत्नी है, उसका उसकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। और ये बोलकर वो हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी जब मैं ये पढ़ रहा था, वो ये है कि आरोही इस बात से टूटकर बिखरती नहीं है। वो रोती तड़पती नहीं है यार। वो बहुत ही शांति से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा क्यों? देखिए, ये सिचुएशन ना हमें आरोही के दिमाग के सबसे उलझे हुए हिस्से में ले जाती है। नॉर्मली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई शादी की पहली रात अगर किसी को ऐसे डंप कर दिया जाए तो वो इंसान गहरे सदमे में चला जाएगा। ऑब्वियसली, कोई भी जाएगा। हाँ, लेकिन आरोही का दिल इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसने विराट से किसी प्यार, रोमांस या साथ की कभी उम्मीद बांधी ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक अनाथ के तौर पर उसकी जो जरूरतें थी ना, वो बहुत ही बेसिक थी। उसने अपने दर्द को तुरंत दफना दिया क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ एक सुरक्षित छत थी, प्यार नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान भयंकर तूफान और बारिश से बचने के लिए एक ऐसे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाए जिसकी सारी पत्तियां पहले ही सूख कर झड़ चुकी हों। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी है ये। है ना। मतलब उसे उस पेड़ से मीठे फल या फूल नहीं चाहिए थे, उसे तो बस इतनी सी जगह चाहिए थी जहां बारिश की सीधी मार से उसका सिर बच सके। वो उस घर में कोई महारानी बनने थोड़ी आई थी। बिल्कुल। और अगर हम उसकी नेचर को थोड़ा एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि वो उस आलीशान महल में भी खुद को सबसे अलग थलग रखती है। वो संजना जी और उनकी पार्टी से दूर। हाँ, उस घर की जो चकाचौंध है, विराट की माँ संजना जी का जो शो ऑफ वाला लाइफस्टाइल है, आरोही को उससे कोई मतलब नहीं है। राइट। वो अपना सुकून कहाँ ढूंढती है? छत पर पाले गए उन ऑस्ट्रेलियन तोतों और रंग बिरंगी चिड़ियों में। वो उन परिंदों से बातें करती है क्योंकि वो उस पूरे घर में इकलौते ऐसे जीव हैं जो उसे जज नहीं करते, जो उसे उसकी हैसियत का ताना नहीं देते। एग्जैक्टली। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या आरोही की ये जो हर वक्त की चुप्पी थी, मतलब हर बात चुपचाप सह लेने की जो आदत थी, क्या ये उसकी कोई पैदाइशी कमजोरी थी या फिर उस दमघोटू माहौल में सर्वाइव करने का उसका अपना कोई तरीका?
साइकोलॉजी में इसे कोपिंग मैकेनिज्म या सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा। जब एक इंसान, खासकर कोई ऐसा जिसके पास कोई पावर या सपोर्ट सिस्टम ना हो, वो किसी ऐसे माहौल में फंस जाता है जहां खतरा हर तरफ हो, तो उसका दिमाग उसे इनविजिबल या अदृश्य होने का सिग्नल देता है। मतलब छुप जाओ। हाँ, आरोही जानती थी कि अगर उसने अपनी कोई पहचान बनाने की कोशिश की या अपने हक की बात की तो उसे सिर्फ नफरत मिलेगी। इसलिए खुद को समेट कर रखना ही उसकी सेफ्टी थी। और ये अदृश्य रहने की उसकी कोशिश तब बुरी तरह टूट जाती है जब कहानी में एक बहुत ही खौफनाक और डार्क मोड़ आता है। वो रजत वाला इंसिडेंट। हाँ, विराट का बड़ा भाई रजत एक दिन आरोही को छत पर उन परिंदों से बात करते हुए देख लेता है और यहां से आरोही की लाइफ का सबसे भयानक दौर शुरू होता है। मतलब रजत की जो नजर है ना, वो सिर्फ गंदी नहीं है, वो एक शिकारी वाली नजर है। बिल्कुल। और इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो हमें दिखाती हैं कि एक अब्यूजर किस तरह अपने शिकार के दिमाग से खेलता है। वो कार वाला सीन। हाँ, रजत का उसे कार में जबरन डराना, फिर रात के अंधेरे में खिड़की से उसके कमरे में झांकना और अंदर आ जाना, ये सिर्फ फिजिकल हरासमेंट नहीं था। तो और क्या था? ये एक इंसान के अंदर इतना खौफ भर देने की साजिश थी कि वो अपनी खुद की सच्चाई पर ही शक करने लगे। एक शोषक हमेशा ये श्योर करता है कि उसका शिकार खुद को पूरी तरह से लाचार महसूस करे। मुझे वो सीन याद आ रहा है जो सच में बहुत डिस्टर्बिंग है, जब रात को रजत आरोही के कमरे में घुस आता है और आरोही डर के मारे चीख कर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। लेकिन जब घरवाले दौड़कर आते हैं, खासकर वो संजना जी, तो बजाय ये पूछने के कि रजत रात के इस वक्त उस कमरे में कर क्या रहा है, पूरी की पूरी डांट आरोही पर ही पड़ती है। ये बहुत ही ट्रैजिक है। मतलब संजना जी रजत पर रत्ती भर भी शक नहीं करती, उल्टे आरोही को ही ड्रामा क्वीन, झूठी और फरेबी बोल देती हैं। देखिए, किसी भी अब्यूज विक्टिम के लिए ना, ये वो पॉइंट होता है जो उसके ट्रॉमा को 10 गुना बढ़ा देता है। जब कोई विश्वास ही ना करे। एग्जैक्टली। जब इंसान मदद के लिए चीखता है और जो हाथ मदद के लिए उठने चाहिए वही उसे थप्पड़ मार दें, तो दिमाग एक अलग लेवल के शॉक में चला जाता है। बाप रे। आरोही के मन में ये बात बहुत गहराई से बिठा दी गई थी कि अगर किसी औरत के सिर पर पति का हाथ ना हो तो इस समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उसके कैरेक्टर पर यकीन नहीं करेगा। और रजत इसी बेबसी का पूरा फायदा उठाता है। बिल्कुल। मतलब रजत का जो क्रूर बर्ताव है वो तो सारी हदें पार कर जाता है। वो किचन में आता है और जलती हुई सिगरेट से आरोही के बाजू को जला देता है। ये तो सीधे सीधे ये जताना है कि अब इस घर में तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल चाल थी। रजत उसे ये दिखा रहा था कि उसका अपने शरीर पर भी अब कोई हक नहीं बचा है। दर्द देकर चुप करा देना ना इंसान की विल पावर को पूरी तरह तोड़ देता है। लेकिन एक सेकंड, यहां कहानी बहुत ही परेशान करने वाली हो जाती है। अगर हम नॉर्मली सोचें तो आरोही ने रणधीर जी यानी दादाजी को ये सब सच क्यों नहीं बताया? वो तो उसे प्यार करते थे ना। वो जलती सिगरेट का दर्द सहती रही लेकिन दादाजी से कुछ नहीं कहा। क्यों? मैं बता रही हूँ, यहाँ जो सबसे दिलचस्प और दुखद बात है ना, वो ये है कि ऐसा अक्सर होता है। अच्छा। लोग पूछते हैं कि विक्टिम चुप क्यों रहा। इसका सीधा सा रीजन ये है कि उस घर में आरोही का कोई सोशल कैपिटल नहीं था। सोशल कैपिटल मतलब उसकी कोई अपनी स्टैंडिंग या हैसियत नहीं थी। अब्यूजर अक्सर विक्टिम को ये यकीन दिला देते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला तो समाज उल्टा तुम्ही को कैरेक्टरलेस बोलेगा। ओह, विक्टिम ब्लेमिंग। हाँ, रजत ने उसे साफ धमकी दी थी कि अगर उसने दादाजी को कुछ बताया तो वो उसका नाम किसी नौकर या ड्राइवर के साथ जोड़कर उसे बदनाम कर देगा। कितना घटिया इंसान है यार। और आरोही ये जानती थी कि एक अमीर घर के चिराग की बात पर सब पहले यकीन करेंगे बजाय एक अनाथ कागजी पत्नी के। मतलब वो इस खौफ में छुप रही कि कहीं वो इकलौती छत भी ना छिन जाए। लेकिन विडम्बना देखिए, जिस सहारे के लिए वो ये सब सह रही थी वो भी अचानक टूट जाता है। रणधीर पांडे की डेथ। हाँ, दादाजी की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनके जाते ही संजना जी आरोही को तुरंत उस घर से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर्स में भेज देती हैं। कल तक जो बहू थी आज झाड़ू पोछे के काम में लगा दी गई। ये आरोही के लिए अकेलेपन की पीक थी। जब संजना जी उसे नौकरों के क्वार्टर में भेजती हैं तो ये सिर्फ कमरा बदलना नहीं था, ये उसका पूरा वजूद मिटा देने का प्रोसेस था। उसे ये फील कराया जा रहा था कि इस घर में तुम्हारी औकात बस फर्श की धूल जैसी है। लेकिन फिर कहानी में एक सबसे बड़ा धमाका होता है। हाँ, वसीयत। एग्जैक्टली।
दादाजी की वसीयत खुलती है। वकील आकर बताता है कि रणधीर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वो बंगला, सब कुछ आरोही के नाम कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही अजीब शर्त के साथ। जब तक आरोही विराट के बच्चे की मां नहीं बनती, तब तक परिवार को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बूम। इस वसीयत ने ना घर के सारे पावर डायनेमिक्स रातों रात पलट दिए। जो लड़की कल तक झाड़ू लगा रही थी, वो अचानक मालकिन बन गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई पावर थी? मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी को महल की चाबियां तो दे दी, लेकिन उसी पल उसे तहखाने में कैद भी कर दिया। बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। ये पैसा उसके लिए ताकत नहीं था। तो क्या था? इसके उल्टे इस प्रॉपर्टी ने उसे एक नए और भयानक प्रेशर में डाल दिया। परिवार अब उसे इंसान नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने का एक मोहरा समझने लगा था। हाँ, और इसी प्रेशर का रिजल्ट था वो बंद कमरे वाला खौफनाक सीन। विराट जो अमेरिका में बेपरवाह था, उसे परिवार जबरदस्ती वापस बुलाता है और मजबूरी और गुस्से में आकर विराट एक रात आरोही के कमरे में जाता है। वो सीन बहुत हैवी है। बहुत हैवी है। आरोही कोने में दुबककर कांपते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारिए, बहुत दर्द होता है। मतलब विराट ने तो कुछ किया भी नहीं था अभी। देखिए, जब विराट कमरे में आता है और गुस्से में अपनी टाई और बेल्ट उतारता है ना, तो आरोही का रिएक्शन सब कुछ कह देता है। वो बुरी तरह सहम जाती है। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग विराट को एक पति की तरह नहीं देख रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, कमरे में एक आदमी है, दरवाजा बंद है और वो बेल्ट उतार रहा है। बाप ले। इसका मतलब है अब पिटाई होगी, क्योंकि महीनों से उस घर के मर्दों ने उसके साथ सिर्फ अब्यूज ही तो किया था। उसका शरीर पुराने दर्द को याद करके कांपने लगा था। और यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। विराट को अचानक रियलिटी का सामना करना पड़ता है। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और तब उसकी नजर आरोही के बाजू पर पड़ती है। और ये आरोही की इमोशनल जर्नी का ब्रेकिंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब विराट खुद उसकी आस्तीन ऊपर करके वो सिगरेट से जले हुए पुराने और नए निशान देखता है ना, आरोही की जो महीनों की चुप्पी थी, वो उसके शरीर के घावों ने एक पल में तोड़ दी। कहते हैं ना कि शरीर सब याद रखता है। एग्जैक्टली। और इससे विराट को अपनी फैमिली की असलियत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिस लड़की को वो सब कैरेक्टरलेस बता रहे थे, वो तो उनके जुल्मों का शिकार थी। यहाँ से फिर बदलाव शुरू होता है। विराट का हृदय परिवर्तन होता है। वो आरोही के पास बैठता है और बहुत सॉफ्टली उसके बालों को छूने की कोशिश करता है। और वो तब भी सहम जाती है। हाँ, क्योंकि विश्वास वापस आना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन विराट उसे साबित करता है। वो किचन वाला सीन याद है? हाँ, जब रजत वापस आता है। एग्जैक्टली। रजत फिर से बदतमीजी करने आता है, लेकिन विराट आ जाता है। वो आरोही को अपने पीछे खड़ा करता है और रजत को सीधी वार्निंग देता है कि अगर मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली तो भूल जाऊंगा कि हमारा क्या रिश्ता है। आरोही के लिए ये मोमेंट लाइफ चेंजिंग था। पहली बार कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा था। हाँ, जिसने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, वो पहली बार महसूस करती है कि कोई उसकी हिफाजत कर सकता है। उसका जो सालों का डर था, वो पहले उलझन में और फिर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। लेकिन यार, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल आ रहा है। बताइए। शुरुआत में आरोही सिर्फ एक सुरक्षित छत चाहती थी, लेकिन जब उसे सब कुछ मिल गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई, तो एंड में जब वो विराट के साथ अमेरिका जा रही थी, तो उसने वो सब कुछ वापस अपने ससुर के नाम क्यों कर दिया? अगर हम इसे एक बड़े पिक्चर में देखें ना, तो आरोही के लिए सेफ्टी कभी भी पैसा या प्रॉपर्टी थी ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो संपत्ति उसके लिए एक सोने का पिंजरा थी। जब उसे विराट के रूप में सच्चा प्यार और रिस्पेक्ट मिल गया, एक निडर लाइफ मिल गई जहां उसे डर डर कर नहीं जीना था। एग्जैक्टली। तो उसे उस पिंजरे की जरूरत ही नहीं रही। उसने अपनी इमोशनल आजादी हासिल कर ली थी। प्रॉपर्टी वापस करके उसने साबित कर दिया कि वो उस लालची परिवार से कितनी ऊपर है। मतलब उसने अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी वापस ले ली। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को सम अप करें, तो ये एक ऐसी डरी हुई अनाथ लड़की की कहानी है जिसने बहुत जुल्म सहे, लेकिन एंड में अपने हिस्से का प्यार और रिस्पेक्ट हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की इंसानियत और अच्छाई को मरने नहीं दिया। सही बात है। इस पूरी कहानी पर बात करने के बाद ना, एक बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा है। वो क्या? आप लोग भी सोचेगा इस बारे में। अगर रणधीर पांडे ने अपनी वसीयत के जरिए वो करोड़ों की प्रॉपर्टी और वो अजीब सी शर्त आरोही के नाम नहीं की होती, तो क्या आरोही के उन सिगरेट वाले घावों पर कभी किसी की नजर जाती? क्या एक अब्यूज्ड विक्टिम को इंसाफ या प्यार पाने के लिए हमेशा किसी बाहरी पावर या पैसे की जरूरत होती है, या फिर सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो उस खामोशी को सुन सके?
ये बहुत गहरा सवाल है। शुरुआत में हमने एक्सरे की बात की थी ना। आरोही के घाव भी तब तक अदृश्य थे जब तक किसी ने उन्हें सच में देखने की कोशिश नहीं की। तो क्या हम अपने आसपास के लोगों का वो अदृश्य दर्द देख पा रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।